हैं, इसलिए शायद इशू आ रहा था। सबको आवाज़ आ रही है जी? एक दफ़ा कुछ कॉल दे दें ताकि मुझे समझ आ जाए जी कि आवाज़ आ रही है। जी जी सर, आ रही है आवाज। यस सर, जी आवाज सर, आ रही है आवाज आ सर। रही है। चलें जी, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो आगे चल के अपना तारुफ भी मैं आपसे करवा देता हूँ। काइंडली मीटिंग में आप जो है ये अपने मोबाइल फ़ोन को म्यूट रखिएगा और जूम को म्यूट ही रखिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग सम टाइम ऐसे होता है कि वो डिस्ट्रप्शन होती है और बीच में आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। वो फिर एक बंदे की वजह से सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर इंटरेक्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। कोहाट सीमेंट कंपनी में एज ए लीड HSC यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। अ, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने MPhil किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट साइंसेज में, और इसके साथ मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमा लेवल 6 किया हुआ है, निबोश IGC 1 2 3 किया हुआ है, और सर्टिफाइड मेंबर हुआ है ओश का। और इसके अलावा भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो किए हुए हैं। ट्रेन द ट्रेनर किया हुआ है आयोश से, और स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर अमेरिकन कोर्स किया हुआ है, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, परमिट टू वर्क सिस्टम, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर, थ्राइस गैस टेस्टर, H2S सेफ्टी, यानी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज कतर, दुबई, सऊदीया, पाकिस्तान से किए हैं। बाकी मैं लीड ऑडिटर भी हूँ 45,001 का, और काफ़ी सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर चुका हूँ। परमिट टू वर्क सिस्टम के हवाले से भी काफ़ी काम किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट भी किया है। और बाकी सोशल मीडिया पे भी कुछ थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो कुछ सीखा है कोशिश यही होती है कि सबको डिलीवर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो परमिट टू वर्क सिस्टम के हवाले से है। परमिट टू वर्क सिस्टम की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ अपनी जो है परमिट के हवाले से जो अपने अपना बैकग्राउंड है या जो अपना उसकी बेस है, हमारी कोशिश होगी कि उसको हम टाइम दें, क्योंकि आप लोग सब लोग सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। आपको जनरल परमिट टू वर्क सिस्टम के हवाले से चीज़ों का काफ़ी हद तक पता भी। तो ऐसे है कि हमारी कोशिश ये होगी कि आपको इसकी बेस समझ आ जाए, परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में आपको पता चल जाए कि परमिट काम कैसे करता है, परमिट का पर्पस क्या है। परमिट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है। परमिट जो है वो बेसिकली हम इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो सेफली एग्जीक्यूट हो, एक सिस्टमेटिक वे में एग्जीक्यूट हो, नंबर ऑफ पार्टीज उसमें एंगेज हो जाएं। तो इस ट्रेनिंग में जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग है और परमिट टू वर्क सिस्टम की, इसको हम पहले अपनी बेस डेवलप कर लेंगे कुछ 4 5 स्लाइड्स में, ताकि हमें स्ट्रांगली समझ आ जाए कि ये परमिट टू वर्क सिस्टम हमें लेके किधर जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हम परमिट टू वर्क सिस्टम में पढ़ते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता भी होंगी। हैजर्ड के हवाले से आपने काफ़ी सुना है। जब भी हम काम करते हैं तो बहुत से खतरात ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, ह्यूमन इंजरी अक्कर हो सकती है, या कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम हैजर्ड कहते हैं, जिनसे ये सारे खतरात वाबस्ता हों। रिस्क जो है ये बेसिकली हैजर्ड की ही बाय प्रोडक्ट है, हैजर्ड से ही निकली है। यानी आप कह सकते हैं कि रिस्क हैजर्ड का बच्चा है। कोई भी खतरा होगा तो हम उसी से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं रिस्क। और इसमें हम देखते हैं कि ये खतरा है, किस हद तक ये खतरा हमें लाक हो सकता है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। यानी सेवरिटी भी हम फाइंड करते हैं, और प्रोबेबिलिटी भी या लाइक्लीहुड भी फाइंड करते हैं। तो हैजर्ड बेसिकली रिस्क जो है वो हैजर्ड ही प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता होना चाहिए खतरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या खतरात हैं। और जो परमिट टू वर्क सिस्टम है बेसिकली रिस्क को ही मिनिमाइज करने का एक टूल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। और ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बाकी कंट्रोल्स की तरफ लेके जाता है, जो कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल के दूसरे कंट्रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, PPs। तो ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है परमिट टू वर्क सिस्टम, जो कि हमें बाकी कंट्रोल्स की तरफ लेके जाएगा। आगे हम जाके देखेंगे कि ये हमें कैसे दूसरे कंट्रोल्स की तरफ लेके जाएगा।
अच्छा, इसमें बहुत अच्छा होगा कि हम जो है वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रेजेंटेशन ना हो हमारा। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे को चीज़ों को समझ के, अपने ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें शेयर करके इस ट्रेनिंग को करें, ताकि हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। मैं कोई सेफ्टी का गुरु नहीं हूँ, यानी मैं खुद लर्निंग फेज में हूँ। और मुझे लगता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, तो बहुत सी चीज़ें मैं आपसे भी सीखूंगा। आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करते रहें। तो हैजर्ड का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैजर्ड सिर्फ वो नहीं होता कि जो कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए, इंसान उससे जख्मी हो जाए, या कोई मेडिकल इंजरी या फर्स्ट एड इंजरी, या कोई बंदे को एलटीआई या फर्टेलिटी हो जाए। हैजर्ड हर वो चीज़ है जो हमारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है, हमारी इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करता है। यानी एक जगह पे कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया, तो उस ऑयल स्पिल के होने से कोई, यानी वो खराब ऑयल था, यूज्ड ऑयल था, गिर गया, उससे कोई प्रॉपर्टी डैमेज भी एक किस्म का नहीं हुआ, यानी वो यूज्ड ऑयल था हमारा। और प्लस किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि उसने साइल को कंटेमिनेट कर दिया है, हमारी इन्वायरमेंट को खराब कर दिया है, तो वो ऑयल स्पिलेज हमारे लिए जो है वो एक खतरा ही है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट पे होती हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती हैं, तो वो भी हमारे लिए खतरा है। जब भी हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने जाते हैं, तो प्रायोरिटी पे हम सबसे पहले उन खतरात को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि लोगों के लिए खतरनाक हों। देन फिर हम देखते हैं हमारे प्लांट को, इक्विपमेंट को कोई चीज़ तो डैमेज नहीं कर रही, और थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि यार ये हमारी इन्वायरमेंट को तो डिग्रेड नहीं करेगी, ख़राब नहीं करेगी हमारी इन्वायरमेंट को। अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर कोई बंदा एसिड आपके ड्रेनेज में फेंक रहा है, तो वो ड्रेनेज वाला पानी जाके नाले में जाएगा, नाले से वो फिर दरियाओं में जाएगा, वहाँ पे आबी मखलूकात को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो हम वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं, तो पानी को बगैर ट्रीट किए हम अगर डायरेक्ट फेंक रहे हैं ड्रेनेज लाइन में, तो वो भी एक हमारे लिए खतरा है, हैजर्ड है, और उससे बहुत से रिस्क एसोसिएटेड है। तो रिस्क को बेहतर समझने के लिए अगर आप देखें, तो ये एक अच्छी पिक्चर मुझे मिली थी कि ये रिस्क है। रिस्क बेसिकली सवेरिटी इनटू लाइक्लीहुड है। बहुत से, यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सवेरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी अगर आप 8 मीटर हाइट पे सर खड़े आवाज हुए नहीं हैं। आ रही सर। जी, अगर आप आठ आवाज मीटर आ रही है? आप अपना माइक चेक करें प्लीज, आवाज आ रही है? जी, अगर आप 8 मीटर की हाइट पे इनकेस खड़े हुए हैं, और 8 मीटर की हाइट पे आप खड़े हुए हैं, और वहां पे रेलिंग नहीं लगी हुई किसी जगह पे, तो वहां से आपके गिरने का, फॉलिंग रिस्क है कि आप वहां से गिर सकते हैं। अब रेलिंग नहीं लगी हुई, तो आपके जो 8 मीटर से गिरने की सेवेरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी 8 मीटर से अगर आप गिर रहे हैं, तो हम सेवेरिटी को फॉर एग्जांपल 1 में से 4 नंबर दें, तो हम 4 ही नंबर देंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा सेवेरिटी है। और वहाँ पे रेलिंग नहीं है, तो रेलिंग न होने की वजह से क्या होगा कि हम, हमारे गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, हमारे लाइक्लीहुड भी बढ़ जाएगा। तो हम उसको भी 1 में से अगर 4 नंबर देने हो, तो 4 ही नंबर देंगे। और 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम बेसिकली हमने एनालिसिस किया कि हमारा रिस्क कितना हाई है, और ये क्वांटिटेटिवली हमने चेक किया कि हमारे रिस्क कितना हाई है। तो हमने देखा 4 × 4 16, तो 16 एक बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर आया। तो हमने कहा कि यार रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम कहते हैं कि हमने उस 8 मीटर हाइट पे रेलिंग लगा दी है। तो अगर मैं सवेरिटी की बात करूं, तो 8 मीटर हाइट से अब भी गिरने की सवेरिटी उतनी ही होगी, सवेरिटी कम नहीं होगी। यानी अगर मैं उसको 1 में से 4 नंबर दूं, तो 4 ही नंबर होंगे। तो सवेरिटी सेम ही होगी, सवेरिटी इस केस में कम नहीं होगी। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सवेरिटी जो होती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। क्योंकि इन केस फॉर एग्जांपल रेलिंग लगी हुई है, लेकिन फिर भी बंदा गिर जाता है किसी वजह से, तो फिर भी तो 8 मीटर से ही गिरेगा, तो सवेरिटी उसकी हमेशा सेम रहेगी। हाँ, रेलिंग लगाने के बाद हम अगर रेलिंग वहां पे लगा देते हैं, तो हम लाइक्लीहुड यानी प्रोबेबिलिटी को कम कर देंगे, यानी हम उसके चांसेस ऑफ अकरेंस को कम कर देंगे, यानी अब वो गिर नहीं सकता। तो अब हमने सेवेरिटी को अब भी 4 ही नंबर दिए, जबकि प्रोबेबिलिटी को इस सिनेरियो में जबकि हमने रेलिंग लगा दी है, तो हम कहते हैं कि यार एक हम सर इसको आवाज देते नहीं हैं, आ रही। हम 1 नंबर देते हैं।
भाई आप अपना जो है माइक है ना उसको चेक करें, आवाज हमें साफ आ रही है। ये जिन भाइयों को आवाज़ नहीं आ रही वो काइंडली दोबारा रिज्वाइन कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो वो चेक कर ले। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सेवेरिटी हमेशा जो है हमारी वो कांस्टेंट रहती है, और लाइकलीहुड जो है हम उसको कम या ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन 100% केसेस में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब भी आप रिस्क को रेट करने लगे, अपनी रिस्क मैट्रिक्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मैट्रिक्स यूज करती हैं। कुछ 4x4 करती हैं, कुछ 5x5 करती हैं, कुछ 6x6 करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस मैट्रिक्स को फॉलो करती है। मकसद इन सब का सेम है, यानी इसके मकसद में कोई वो फर्क नहीं आता। हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत माइन्यूटली रिस्क को मॉनिटर करना चाहती है, बहुत यानी क्लोजली उसको देखना चाहती है, तो वो अपना मैट्रिक्स उतना बड़ा कर देगी। अगर 6x6 है तो वो 6 एंगल्स पे रिस्क को रेट कर रही है। अगर 4x4 है तो वो 4 डायमेंशंस पे रिस्क को रेट कर रही है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो किस रिस्क मैट्रिक्स को करे। नॉर्मली 4x4 चलती है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हमने क्या करना है कि सेवेरिटी को मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप H2S यूज कर रहे हैं, H2S यूज कर रहे हैं, तो अगर आपका डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट कंसंट्रेटेड H2S के साथ होता है तो आपके जिस्म को वो जला दे। अब आप हम क्या करते हैं कि उसमें पानी मिक्स कर लेते हैं, यानी उसको डाइल्यूट करते हैं, तो अब उसकी सेवेरिटी भी कम हमने कर दी। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, यानी हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 80% आप कह सकते हैं कि जी ऐसा ही होगा कि सेवेरिटी कांस्टेंट रहेगी। और जब हम सेवेरिटी और लाइकलीहुड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क आ जाएगा, और रिस्क मैट्रिक्स में हम इसी तरह रिस्क को उसकी यानी क्वांटिटी चेक करते हैं कि ये कितना रिस्क है। और जो रिस्क मैट्रिक्स होती है उसमें 3 कॉलम्स गिवन होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो अगर तो आपका ग्रीन में आता है नंबर, यानी 4x4 आपने किया तो वो 16 नंबर आया, तो मैं अज्यूम करता हूं कि वो रेड कॉलम में आया। तो रेड का मतलब है कि आप ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपको पहले कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं और फिर दोबारा से रिस्क को रेट करना है, दोबारा से रिस्क को रेट करना है और चेक करना है कि वो किस कॉलम में आ रहा है। तो अब हमने कंट्रोल मेजर्स लगाए, रेलिंग लगा दी। रेलिंग लगा के अब जब दोबारा हमने रिस्क को रेट किया तो 4x1 हमने कर दिया, तो जवाब आया 4। अब जब हमने 4 चेक किया तो वो ग्रीन में आ रहा था, ग्रीन कॉलम में आ रहा था, तो हमने कहा अब हम एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे खड़े होके काम कर सकते हैं। अगर तो येलो में आता है तो हम कहते हैं कि हमें कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं मजीद इस पे, क्योंकि अभी भी रिस्क इतना है कि वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका येलो में आ जाता है तो आप, जरूरी नहीं है कि फिर आप रेलिंग ही लगाएं, आप फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ लाइफ लाइन ऐसी इस्तेमाल करें जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी आपको एक एक स्पेसिफिक एरिया तक अलाउ करे, उससे आगे जाने ही ना दे। तो फिर आप कंट्रोल मेजर्स लगा के दोबारा जब रिस्क को रेट करेंगे, अगर वो ग्रीन में फॉल करता है तो आप एक्टिविटी या काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रिस्क की एक जनरल डेफिनेशन है, हैजर्ड को हमने देख लिया। ये एक डायग्राम है जी, रिस्क और हैजर्ड को हमने पढ़ा। तो इसमें आप लोग एक्सरसाइज करें और 1x1 बताएं कि इसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, क्या क्या खतरात हैं, और उनसे क्या क्या एसोसिएटेड हमारे पास रिस्क हैं। कोई भी सर बंदे वर्किंग एट वॉलंटियरली हाइट, बता सकते। स्लिप्स एंड ट्रिप्स का सर स्लिप एंड ट्रिप हॉल्ड है, इलेक्ट्रिकल शॉक का हो कोलिजन सकता है हो सर। सकती है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फायर हो सकती है सर, फर्स्ट एड इलेक्ट्रिकल का। मौजूद नहीं है, इक्विपमेंट। जी, और जी। सर इसमें हॉट वाटर यूज हो रहा है तो ये बर्निंग का भी हो सकता है सर। एग्जैक्टली और सर ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो रही है, ये इसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये एक व्हीकल, ये एक लेडी जो सी है यूज कर रही है। यहाँ पे कोई मेडिकेशन भी नहीं है। जी। Poor management of cables, slip, trip, falls, first aid kit not there, guy smoking, inadequate measures when it come to stacking. Poor stacking is there, and this vehicle is riding in the center of the area. Also, there is no barricade, I would say.
There is no segregation. It's totally सर फिर poor housekeeping, poor management. एग्जैक्टली। अच्छा, जब भी आपने हैजर्ड को कम्युनिकेट करना है तो ये जो लास्ट बाई थे, इस तरह ही आपने हैजर्ड को कम्युनिकेट करना है ताकि पता चले कि एक प्रोफेशनली बंदा कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए, इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट डोर को लॉक किया हुआ है, यानी ऊपर बोर्ड लगा दिया और इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक है हमारा। मैन मशीन इंटरफेरेंस है, यानी देखें जो भाई कह रहे थे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही है, आप इसको ऐसे ही बोलेंगे कि मैन मशीन इंटरफेरेंस है। अच्छा, इसमें देखें कि एक बंदा जो है वो हाथ में वो डंडे से लेके चल रहा है, यानी वो माजूर है, तो वलरनेबल पीपल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो पुअर हाउस कीपिंग का यहाँ पे इशू है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, इम्प्रॉपर स्टैकिंग इशू है। बाकी आप देखें लेडर इस्तेमाल कर रहा है, इनसिक्योर लेडर है। तो यानी जब भी आपने सेफ्टी की लैंग्वेज में हैजर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, तो जो आपने निबोश में पढ़ा है या जो आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर पढ़ा है ना, आपने उसी तरह ही अपनी ऑब्जर्वेशन को कम्युनिकेट करना है। सेफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, यानी ये सेफ्टी की बैकबोन है, सेफ्टी की यही की है अगर आपने कामयाब होना है इस फील्ड में। तो जब भी आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, तो आप उन हैजर्ड्स को आगे कम्युनिकेट कैसे करते हैं इस पे सब डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप ने कोई हैजर्ड देखा, कोई भी खतरा देखा, कहीं पे रेलिंग मिसिंग है, कहीं पे ओपन एजेस हैं एक्सकवेशन के, तो आपने उसको आपने 4 या 5 लाइंस में ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो खतरा, उस खतरे के कंसिक्वेंसेस फौरी तौर पे, यानी फर्स्ट लाइन में उसे नजर आए कि ये खतरा है, रिस्क ऑफ फॉलिंग हैजर्ड ड्यू टू ओपन एजेस ऑफ एक्सकवेशन। देखे, 1 लाइन में हर चीज, हैजर्ड भी आ रहा है, रिस्क भी नजर आ रहा है। फॉलिंग हैजर्ड है जी, ये रिस्क ऑफ फॉलिंग ऑफ वर्कर फ्रॉम हाइट ऑफ 8 मीटर हाइट, 10 मीटर हाइट, ड्यू टू ओपन एजेस ऑफ फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्री हीटर लाइन 1। लोकेशन भी आ गई। अब आपने क्या किया, आगे कंट्रोल मेजर्स डिफाइन करने हैं इसके कि इसको करना क्या है। नीड टू प्रोवाइड proper railing, concerned has been communicated, observation will be reviewed in an hour। तो देखें, 3 4 लाइनों में आपका हैजर्ड भी कम्युनिकेट हो गया, उसके कंसिक्वेंसेस भी आपने बता दिए कि बंदा गिर जाएगा, प्लस आपने उसके कंट्रोल्स भी बता दिए, प्लस आपने ये भी बता दिया कि हमने कंसर्न को इन्फॉर्म कर दिया है, प्लस आपने रिव्यू का भी प्रोसीजर बता दिया। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली यही हमें कहती है कि हमने हैजर्ड आइडेंटिफाई करना है, हु माइट बी हार्म्ड, हाउ इट माइट बी हार्म्ड। देन फिर हम कहते हैं एवेल्युएट करना है, हमने हाई रिस्क है, लो है, मीडियम है, फिर हमने कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। जब आपने किसी वर्क प्लेस पे भी जाना है और अपने हैजर्ड्स को कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे एक तरीके से करना है कि प्रोफेशनल वे में आपने कम्युनिकेट करना है कि 1 लाइन में खतरा भी समझ आ जाए दूसरे को और उस पे एक इम्पैक्ट आए, अपीलिंग वर्ड हो आपके सेफ्टी में। तो ये एक एक्सरसाइज है जी, इंगेजमेंट है, आप इसमें मजीद भी हैजर्ड वगैरह देखिएगा, आपके साथ प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे। अब हम बात करते हैं जी हायरार्की ऑफ कंट्रोल की। ये सेफ्टी की बैकबोन है जी। जितना बेहतर हायरार्की ऑफ कंट्रोल को आप समझते हैं, उतने अच्छे आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। जितना बेहतर आपने हायरार्की ऑफ कंट्रोल को समझा है, उतना अच्छा आप परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उतना बेहतर आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल आपने भी पढ़ा है, इसको दोबारा से अब हम रिपीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ नए कंसेप्ट्स, जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और कुछ चीज़ें अगर आपको पता है तो ज़रूर वैल्यू ऐड करते जाएं। तो इसका जो पहला स्टेप है वो एलिमिनेशन है, यानी कोई भी कहीं पे भी हमने खतरा देखा, रिस्क देखा, तो हम उसको हमें क्या करना है कि एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल से जड़ से ख़त्म ही कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमने। हमारी 100% कोशिश होनी चाहिए कि हम रिस्क को एलिमिनेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक हाइट पे जाके पेंट करना है, और यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि हाइट पे क्या रिस्क है। fallen a फॉल person and fallen फॉल इन अ पर्सन, objects as it is, sir.
एग्जैक्टली। तो Yes. यहाँ पे हम फॉलिंग रिस्क है, ड्यू टू किस वजह से रिस्क है हमारे पास फॉलिंग? वर्क एट हाइट। हाइट की वर्क वजह से। इम्प्रॉपर तो अब स्कैफोल्डिंग। अगर मैं हाइट को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं हाइट को एलिमिनेट कर सकता हूँ। Yes, sir. सर कर लॉन्ग सकते हैंडल टूल जो है वो प्रोवाइड कर दें। हैं। Yes. जी। लॉन्ग हैंडल आइदर टूल्स जो लॉन्ग है पेंटिंग हैंडल के लिए टूल्स प्रोवाइड और कर दें। उस हाइट को नीचे लेके आके नीचे काम करके दोबारा ऊपर लगा दें। एग्जैक्टली exactly। तो जब भी हमने हाइट पे काम करना है तो हमने कोशिश करनी है, फॉर एग्जांपल हम पेंट कर रहे हैं तो हम ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़मीन पे ही खड़े होके नीचे उसके स्टिक लगा दी, ऊपर रोलर लगा दी और नीचे खड़े होके ही पेंट कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यही हम हाइट मैं बढ़ा दूँ, यानी मैं इसको 20 मीटर कर दूँ, वहाँ पे एक रोशनदान है, हमें वहाँ पे जाके पेंट करना है, तो फिर हम कोई ऐसा टूल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये है कि हाइट के अंदर कम से कम बंदे को रहने देंगे, हैजर्ड कम से कम होगा। हम सर हम रोशनदान पे अगर स्पेस जितना के नहीं है उसे टूल उठा यूज के कर सकते हैं। के बाद हाइट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर 1.8 से कम होगा तो वो सर ऑटोमेटिकली हमें वर्क लिप एट यूज कर हाइट। सकते हैं। जी, अगर 1 बाय 1 बोलेंगे तो सही सबको समझ आए। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर 1.8 है, 1.8 आरामको स्टैंडर्ड है और अल्ट्रा स्टैंडर्ड में है, 1.8 के बाद आपकी वर्क एट हाइट शुरू हो जाती है। तो अगर 1.8 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ओशा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो वर्क एट हाइट है। तो उसके लिए फिर हमें फॉल प्रिवेंशन और वो चीजें सर, अगर टूल भी गिर सकता है, पर्सन भी गिर सकता है, उसमें हमें सेफ्टी हार्नेसेस चाहिए, प्रॉपर जी। सारा कुछ हमें चाहिए उसके लिए। वो आपकी बात मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हम वर्क एट हाइट का हमें पता है कि 1.8 से हम एक्सीड करेंगे तो वर्क एट हाइट में कंसिडर होगी, और देन फिर हमें कंट्रोल मेयर्स लगाने पड़ेंगे। तो अब हम उन कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम रिस्क को एलिमिनेट ही कर दें, खत्म कर दें। तो हमने पहले 2 मीटर की हाइट, 3 मीटर की हाइट के लिए पेंट करना है, तो हमने नीचे ग्राउंड लेवल पे खड़े होके एक टूल इस्तेमाल किया और उस टूल के जरिए हमने पेंट तो कर लिया। लेकिन अभी इसी हाइट को मैं कहता हूँ यार हम बढ़ा के 8 मीटर या 10 मीटर कर देते हैं, तो वहां पे तो